Hello everyone, welcome to our YouTube channel on Surya World School. Myself अशोक कुमार। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 8 के सब्जेक्ट एसएसटी के लेसन नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन जो पाठ है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें के पहले जो पार्ट में हमने भूमि और मृदा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। किसके बारे में? जल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पृथ्वी के आप जानते हो कि जल है वो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल पाया जाता है और धरातल कितना केवल 29% स्थल है। मतलब जल है वो बहुत पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्रफल को घेरे हुए है और इसका पृथ्वी ही, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जल पाया जाता है। इसलिए इसको पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर जल का निर्माण आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ माना जाता है बच्चों। अब देखो, पृथ्वी के ऊपर पर्याप्त जल है, लेकिन अगर एक आंकड़ा देखें बच्चों, तो पृथ्वी के ऊपर जो कुल जल है, कुल जल, उसमें से 97% जल है वो महासागरों में है। और महासागरों का जल कैसा होता है बच्चों? खारा जल। अब मीठा जल कितना बचा जो मानव उपयोगी होता है? वह 3% बचा मीठा जल। अब देखो बच्चों, ये जो 3% जल है मीठा जल, इस जल में से भी, इस कुल जल में से, कुल मीठे जल में से 69% जो जल है वो बच्चों किसमें है? बर्फ के रूप में, हिम रूप में, ध्रुवों के ऊपर, ध्रुवों पर जमा हुआ है। मीठे जल का जिक्र है यहां पर। 69% हो गया। अब इसके बाद में 30% जो जल है वह है भूमजल, भूमि के अंदर। अब कितना बचा? 1%। कितना? 1%। 1% जल है वह है धरातलीय जल। धरातल पर नदियों में, नदी, झील, तालाब, नहरें, आदि में कुल जो जल मिलता है वो केवल 1%, मीठे जल का 1% है बच्चों। तो देखो बच्चों, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा जल होते हुए भी महासागरों में इसका अधिकांश भाग महासागरों में जमा है। केवल 3% मीठा जल है। उसमें से भी 69% भाग है वो हिम के रूप में ध्रुवों के ऊपर जमा है, 30% भूमजल के रूप में और 1% धरातल पर नदियों, झीलों, तालाबों आदि में पाया जाता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, महासागरों से या अन्य ये जो जल स्रोत हैं, इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? इनसे क्या होता है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल पहुंचता है वाष्प के रूप में वायुमंडल में। वायुमंडल में इस जल का होता है बच्चों संघनन। संघनन किसे कहते हैं? जल का वापस से हिम या बर्फ तरल में बदलने की क्रिया, बादल बनते हैं ना, उस क्रिया। संघनन के फलस्वरूप बच्चों होती है वर्षा। वर्षा के रूप में यह पहुंचता है जल स्थल पर और स्थल पर यह नदी नालों के माध्यम से पहुंचता है महासागर में। से वाष्प के जरिए वायुमंडल में संघनन होता है, वर्षा होती है और वर्षा से
वर्षा स्थल पर वर्षा होती है और फिर नदी नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जल वापस कहाँ पहुंच जाता है, महासागरों में पहुंच जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, जल चक्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल चक्कर कहा जाता है। ठीक है, महासागरों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में, वायुमंडल से वर्षा के रूप में धरातल पर, और धरातल से नदियों के माध्यम से वापस महासागरों में पहुंचना। तो ये जो जल की जो चक्कर है इसको क्या कहा जाता है, जल चक्कर कहा जाता है। अब देखो बच्चों, जल उपलब्धता की कुछ समस्याएं हैं। जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है फिर भी कुछ समस्याएं हैं, उसका कारण क्या है। देख, आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हो कि जल संकट, उस गांव में जल संकट है, उस गांव में लोग धरने पर बैठे। तो जल के लिए ये जो संकट है ये क्यों है, तो देखो इसका पहला कारण है कि अलवणीय जो जल है, मीठा जल जिसको कहते हैं अलवणीय, ये तो लवणीय है महासागरों वाला, तो अलवणीय जो जल है वो क्या है बच्चों, कम है। एक तो जल की उपलब्धता में एक समस्या, पहली समस्या तो ये है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि से निरंतर अलवणीय जल की मांग है वो बढ़ती जाती है। तीसरा, कृषक है, किसान है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक जल उपयोग अपनी फसलों को उगाने में, या ऐसी फसलों का उपयोग करते हैं वो जिसमें वो उगाने में बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तीसरा, जल प्रदूषण, बहुत सा मीठा जल है वो प्रदूषित होने के कारण कोई काम नहीं आता, बेकार व्यर्थ पड़ा है या बह रहा है। इससे अगला जो कारण है, बढ़ता नगरीकरण। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है, उद्योग बढ़ते हैं, तो जल की मांग है वो भी निरंतर बढ़ती जाती है। अब देखो, जल संसाधनों का हम किस प्रकार से संरक्षण बच्चों कर सकते हैं, तो पेड़ लगाकर। पहला जो, जल को अगर बचाना हमें तो बहुत से पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने के बच्चों दो फायदे हैं, कौन कौन से, देखो एक तो ज्यादा पेड़ होंगे तो वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा ज्यादा, जिस क्षेत्रों में पेड़ ज्यादा है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। दूसरा, पानी है जो वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है, धरातल पर गिरता है, वह बहकर, तुरंत बहकर नदी नालों में नहीं जाता। पेड़ है वो उनको रोकते हैं जल को, और रोकने से वो भूमि के अंदर रिसना स्टार्ट होता है। तो इससे दोहरा लाभ होता है पेड़ लगाने से। दूसरा, वर्षा के जल को व्यर्थ न बहाकर उसका संग्रहण किया जाना चाहिए, कुंड या टांके बनाए जाने चाहिए और उसका संग्रहण किया जाना चाहिए। खेतों की सिंचाई, नालियों, खेतों की सिंचाई के लिए जो नालियां होती हैं उनको पक्की करें। कच्ची नालियां होती हैं उनमें पानी है वो रिसता रहता है, सोखता रहता है, तो पक्की नालियां करें। ड्रिप विधि, बूंद बूंद सिंचाई जिसको कहते हैं, उसका उपयोग फसलों में किया जाना चाहिए किसानों द्वारा। और फव्वारा पद्धति का उपयोग, फव्वारा पद्धति जिससे कम जल से ही ज्यादा दूरी में सिंचाई की जा सके, ऐसी विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, तभी हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।